हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी ओ लेवल की स्टडी अच्छी तरह से चल रही होगी, क्योंकि हमने अपने यूट्यूब चैनल यूपीसीएसएस पर ओ लेवल के चारों मॉड्यूल यानी M1, M2, M3 एंड M4 के कंप्लीट वीडियो जो है वो हमने अपलोड कर रखे हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया है हमने, ठीक है। और सारे कोर्स जो हैं यानी कि चारों मॉड्यूल के जो वीडियो लेक्चर हैं वो टोटली फ्री हैं। PDF नोट्स भी आपके जो है वो कंप्लीटली फ्री हैं, ठीक है। तो स्टडी तो आपकी अच्छी चल ही रही होगी। अब साथ ही साथ यहाँ पर अभी जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है, जुलाई 2023, तो यहाँ पर ओ लेवल का जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं ये जनवरी 2023 में पूछे गए थे, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है कहने का मतलब, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इससे बेटर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो जनवरी 2023 में जो एग्जाम हुआ था, अगर उन सभी क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 75% से ऊपर आपका जो कॉन्सेप्ट है यानी कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस ये है, आपको क्वेश्चन रटने नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम रटवाएंगे भी नहीं, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली, और साथ ही साथ आपको सभी क्वेश्चन की PDF और उसके आंसर सीट ये पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट पर upcssyoutube.com, तो यहाँ पर ओपन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ओ लेवल M3 R5 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो हमने पिछले वीडियो में 50 पाइथन के MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और उसकी PDF जो है वो भी हमने प्रोवाइड की है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको upcssyoutube.com इस वेबसाइट में आना है, नोट्स में आना है। नोट्स में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ओ लेवल स्टडी मटेरियल, इसको ओपन करना है। कई बच्चों को ये मालूम होगा कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और लास्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा M3 R5 का सेक्शन, और इसी में यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस PDF को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है इस डाउनलोड बटन से, ठीक है। इसमें आपको टोटल 100 MCQ हैं, जो कि 50 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और बाकी 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए बता देता हूँ कि कुछ बच्चे होंगे जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको नहीं पता चलेगा कि ये PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। चलिए, फिलहाल आपको पता चल गया, सभी बच्चों को पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ पर चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। What will be the output of the following algorithm for A is equal to 5, B is equal to 8 and C is equal to 6? यानी कि A की वैल्यू जो है वो 5 है, B की वैल्यू 8 है और C की वैल्यू 6 है। तो इस कंडीशन में जो हमारी एल्गोरिदम है, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा यही हमें देखना है। तो चलिए फटाफट इसको रन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टेप 1 में हमारी एल्गोरिदम स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर ये A, B, C तीनों वेरिएबल डिक्लेयर किए गए और इनकी वैल्यू जो है वो हम ये वाली मान के चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रीड की गई और सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन चेक की गई स्टेप 4 में, इफ़ A लेस देन B। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो A है वो लेस देन B है। यहाँ पर देखिए A लेस देन B है क्योंकि A की वैल्यू क्या है 5 है और B की वैल्यू क्या है 8 है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा कि इफ़ कंडीशन हमारी जो है वो चलेगी, ठीक है। इफ़ कंडीशन ट्रू है तो आपको पता है कि जब इफ़ कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर अगर कोई एल्स लगा होगा, देखिए ये वाला लगा है एल्स, ठीक है। इस वाले इफ़ के कंपैरिजन में ये वाला एल्स लगा है, बाकी इसके अंदर जो है ये इफ़ का कोड है और ये एल्स के अंदर जो है ये एल्स का कोड है, ठीक है। ये नेस्टेड इफ एल्स है, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। फिलहाल तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ चलेगा A लेस देन B है। फिर अगली कंडीशन चेक होगी, इफ़ के अंदर इफ़ लिखा गया है, नेस्टेड इफ है, तो A लेस देन C। तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू 5 है और C की वैल्यू 6 है, तो A लेस देन C भी है, ठीक है। मतलब A जो है वो C से भी छोटा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और यहाँ पर डिस्प्ले अ नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब A जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी। अब चूंकि ये इफ़ चल चुका है तो ये वाला एल्स तो चलेगा नहीं, और ये वाला इफ़ चल चुका है तो ये तो एल्स पूरा नहीं चलेगा, तो ये तो कोई भी कोड मतलब ये रन नहीं होगा। तो कहने का मतलब सीधा है, क्या डिस्प्ले होगा, ये वाली लाइन डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है A इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, दूसरा है B इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तीसरा C। तो यहाँ पर देखिए A जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है, यही प्रिंट होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, A, ठीक है। A इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है A। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को डिटेल में पूरा कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, फ्लो चार्ट में दो संख्याओं का योग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब हमें प्रोसेसिंग करनी होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब दो नंबर को जोड़ना है तो वो प्रोसेसिंग ही कहलाएगी। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोसेसिंग, यानी कि एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा C,
प्रोसेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर दो एरे दी गई हैं, ठीक है, जो कि 2 डायमेंशन है, ठीक है। यहाँ पर एरे है np.array और ये 2 डायमेंशन एरे है और इसका शेप पूछा जा रहा है। तो अगर हम शेप पूछते हैं तो देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती है। हम इस एरे का शेप भी जान सकते हैं और इसका डेटा टाइप भी जान सकते हैं जो डी टाइप होता है, और इसका डायमेंशन भी जान सकते हैं जो कि एंडिम होता है, ठीक है। तो अगर हम a.endim लगाएंगे एट्रीब्यूट, ठीक है, एंडिम का मतलब डायमेंशन, तो ये आएगा रिजल्ट 2। लेकिन यहाँ पर डायमेंशन नहीं बल्कि शेप पता कर रहे हैं, तो इसका देखिए शेप क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है ए, यानी 2 और 3। तो यहाँ पर 2 का मतलब कि इसका जो डायमेंशन है वो 2 है, यानी कि इसमें टोटल 2 लिस्ट है और हर एक लिस्ट में 3 आइटम है। तो यहाँ पर देखिए 2/3 इस तरह से आएगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इसको हमने पढ़ा रखा है। अब ये शेप जो है ये कैलकुलेट कैसे करता है, तो देखिए पहले ये चलता है रो में। अब यहाँ पर अगर रो में देखेंगे 2 डायमेंशन में तो 2 ही रो है, एक जो कि 0 पोजीशन पर है ये पूरी की पूरी एरे, और ये क्या है 1 पोजीशन पर है, ठीक है। फिर अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम यहाँ पर कितने हैं 3, ये 1 जो है ये 0 पर है, 2 1 पर है और 3 जो है ये 2 पर है, यानी 0 1 2 ये क्या है कॉलम है। तो रो और कॉलम, तो पहले क्या होता है रो और फिर उसके बाद क्या होता है कॉलम। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 54 है यहाँ पर ये फाइल हैंडलिंग से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न 1 लाइन फ्रॉम अ फाइल, और यहाँ पर फाइल का ऑब्जेक्ट दिया गया। फाइल का ऑब्जेक्ट हम एफ को मान लेते हैं, ठीक है। एफ हमारा क्या है फाइल ऑब्जेक्ट है। तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट विल रिटर्न 1 लाइन, यानी कि एक ही, मतलब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सिर्फ एक लाइन रिटर्न में देगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके लिए हम रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। रीड लाइन्स क्या करता है, ये लिस्ट बनाकर देता है जितनी भी लाइन्स होंगी सभी की, जबकि रीड लाइन क्या करता है, ये सिंगल लाइन जो है वो रिटर्न करके देता है 1 लाइन। क्लियर है। तो 54 का सही आंसर क्या है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए जो लूप होता है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि कंट्रोल का मतलब सीधा होता है जहाँ पर कोई कंडीशन चेक होती है। तो लूप में कंडीशन चेक होती है तो ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, जबकि डिसीजन तो होता ही है क्योंकि इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज होते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेस में क्या होता है कोई भी कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है या कोई भी किसी भी तरह का जहाँ पर कैलकुलेशन होती है वो प्रोसेस कहलाती है। जहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग या कंडीशन वगैरह चेक होती है, जहाँ पर रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में होता है, तो उस कंडीशन में वो जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, जबकि ये प्रोसेस जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज डैश, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है, तो सिंपल सा आंसर है CPU। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कोड दिया गया है और इसका हमें आउटपुट बताना है। तो सिंपल सा कोड है, यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो देखिए फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है एस नाम का फंक्शन, और यहाँ से हमारा फंक्शन, ये जो पूरा कोड है ये फंक्शन के बाहर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो n2 नाम के वेरिएबल में 4 वैल्यू असाइन कर दी गई। फिर उसके बाद s नाम के फंक्शन को कॉल किया गया जिसमें n2 पास किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। तो n2 पास करेंगे तो यहाँ पर ये n2 की जो वैल्यू है वो n1 में आ जाएगी। आपको पता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू जो है आर्गूमेंट की वैल्यू पैरामीटर में हमेशा पास हो जाती है, ठीक है। तो n1 में क्या है, अभी n1 में आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पर n1 को प्रिंट कर दिया गया, यानी 4 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, n1 + 2 होगा, यानी n1 में क्या है, n1 में 4 है और +2 तो हो गया। n1 की वैल्यू क्या हो गई 6, n1 की वैल्यू क्या हो गई 6, और यहाँ पर फंक्शन जो है अपना काम करना बंद कर देगा क्योंकि इसका स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर जहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया था यहाँ से आगे कोड कंटिन्यू होगा और फिर से n2 की वैल्यू प्रिंट होगी। अब ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि n2 की वैल्यू अभी भी 4 ही है, क्योंकि n2 में यहाँ पर क्या असाइन किया गया था, 4 असाइन किया गया था, और यहाँ पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, तो इसमें n2 की वैल्यू अभी भी क्या है 4 है। बाकी यहाँ पर n1 + 2 किया गया था, लेकिन इसे n1 में स्टोर किया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर n2 में भी स्टोर करते तब भी जो है यहाँ पर n2 की वैल्यू जो है वो 4 ही होती है। आपको पता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर n2 क्या दोबारा प्रिंट होगा, 4 ही प्रिंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा C। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर कोड है और इसका हमें आउटपुट बताना है। तो x की वैल्यू 1 2 3 है और यहाँ पर क्या किया गया, फॉर i इन x, यानी कि x पर लूप चलाया गया। तो यहाँ पर देखिए एरर मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि जो x में 1 2 3 है ये एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू जो होती है वो इटरेबल नहीं होती, मतलब ये इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी इसमें हम इस तरह से मतलब इसकी 1 2 3 वैल्यू नहीं निकाल सकते, बल्कि स्ट्रिंग लिस्ट और लूप टपल वगैरह में कर सकते हैं, इंटीजर के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो 58 का C सही आंसर है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलेगी, एरर देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी नीचे दिए गए स्टेटमेंट का मतलब आउटपुट क्या होगा, सिंपल सा वही है। तो यहाँ पर m प्लस NL किया गया है, ठीक है। तो m प्लस NL करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए इसका आउटपुट होगा b, क्योंकि हम एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ में ऐड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, MNL। क्लियर है, तो यही प्रिंट होगा, इसका सही आंसर b है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 60, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन, यानी पाइथन के बारे में हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पढ़ते हैं, बोथ टपल एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल। ये देखिए लिस्ट और टपल से आई थिंक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आपको पता चल गया होगा, बी है, ठीक है। इसे आप पढ़ेंगे तो देखिए जो टपल और लिस्ट होता है ये दोनों ही इम्यूटेबल नहीं होते। टपल आर इम्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर म्यूटेबल। तो ये सही है, क्योंकि जो टपल होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सही आंसर है इसका 60 का बी। बाकी यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 जो है ये फाइल हैंडलिंग से है, और नीचे आते हैं यहाँ पर, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर f जो है ये हमारा एक फाइल ऑब्जेक्ट है। तो f डॉट रीड 5 विल रीड डैश फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट f, यानी कि सिंपल सा है, यहाँ पर अगर हम f रीड 5 इस तरह से पास करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो 5 कैरेक्टर आएंगे, 5 वर्ड आएंगे, 5 लाइन्स आएंगी, क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है ए, यानी कि 5 कैरेक्टर, क्योंकि नॉर्मली जब हम रीड फंक्शन का यूज करते हैं तो ये क्या रीड करता है, कैरेक्टर, ना कि वर्ड, ना ही लाइन, ठीक है। तो रीड फंक्शन जो होता है ये कैरेक्टर को रीड करता है, और 5 डालेंगे तो 5 कैरेक्टर ही रीड करेगा, ठीक है, ये होता है। बाकी अगर करेक्टर यहाँ पर नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रीड करेगा, पूरा पैराग्राफ या सारी फाइल जो है वो रीड कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो इसमें से कौन सा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो इम्यूटेबल के बारे में आपको पता है, जो चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए लिस्ट कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, डिक्ट भी कर सकते हैं, यानी डिक्शनरी। तो इसका सही आंसर क्या है, टपल। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या है, सी, यानी कि टपल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 में यहाँ पर कोड दिया गया है, और इसका सिंपली हमें आउटपुट बताना है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर रन करते हैं इसे, और सबसे पहले यहाँ पर m की वैल्यू 0 असाइन कर दी गई, और एक लूप चलाया गया व्हाइल m लेस देन 5, यानी कि m की वैल्यू जब तक 5 से कम है। तो यहाँ पर m की वैल्यू तो कम है ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लूप चलेगा और m जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो m प्रिंट होगा फर्स्ट टाइम में, तो क्या होगा, 0 प्रिंट होगा। फिर m की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 से, और यहाँ पर ये एक कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर देखिए इफ़ और एल्स दो कंडीशन लगाए गए हैं, ठीक है, और ये लूप के अंदर ही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्रिंट लिखा है ये लूप से बाहर इस तरह से लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये टाइपिंग के दौरान मिस्टेक हुई होगी, ठीक है। यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये एल्स पार्ट के अंदर रखी जाएगी, ठीक है, ये एल्स पार्ट के अंदर रखी जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे इंडेंट लगा है, तो ये अंदर होगा। क्लियर है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एल्स के अंदर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि इफ चेक होगा m इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा, और एल्स चलेगा तो 0 प्रिंट होगा, ठीक है। इसमें डायरेक्टली 0 को प्रिंट किया गया, तो एक बार और 0 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो अभी m की वैल्यू 1 हो चुकी है, और यहाँ पर प्रिंट m यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी अभी m की वैल्यू 2 होगी। इफ कंडीशन फिर से नहीं चलेगा, और एल्स में फिर से 0 प्रिंट होगा। फिर कंडीशन चलेगी, अभी m की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पर प्रिंट m यानी 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, 2 प्रिंट होने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा कि m की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्यों 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 2 था, तो m की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। प्रिंट होने के बाद m+1 यानी कि 3 हुआ, और 3 होने पर यहाँ पर इफ कंडीशन चली और लूप हमारा ब्रेक हो गया। लूप ब्रेक हो गया जिसकी वजह से एल्स पार्ट नहीं चलेगा और 0 प्रिंट नहीं होगा, यानी कि हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या मिला, 00102। तो इसका सही आंसर क्या है, 00102। इसका सही आंसर है सी। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या है, सी है, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पर जो इस PDF के लास्ट में हमने आंसर दिए हैं उसमें हमने 63 का सही आंसर ए लगा दिया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। 63 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ये हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, या उस समय हमने ध्यान ना दिया हो कि ये प्रिंट कैसे है। फिलहाल यहाँ पर आपको हमने बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर numpy से है, इम्पोर्ट numpy एज np, और यहाँ पर एक np डॉट एरे यानी एरे बनाई गई जो कि एक 2 डायमेंशन एरे है, और इसका साइज पूछा गया, ठीक है। तो इसका साइज क्या होगा, देखिए 6 होगा। इसका साइज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या है, सी, यानी कि 6, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइथन में numpy एरे में जीरोज फंक्शन का क्या उपयोग है, यानी numpy एरे में हमने जीरोज फंक्शन पढ़ा है, तो उसका क्या उपयोग है। सभी एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स 0 बनाने के लिए, या सभी डायगोनल एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स 0 बनाने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर जो है वो ए है, क्योंकि सभी एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स जीरो बनाने के लिए होता है, एलिमेंट के साथ में, डायगोनल के साथ में नहीं। ठीक है, इनके बारे में हमने नंपाई में जीरोस फंक्शन को पढ़ रखा है और इसको हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, आप देखें वहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या है, ए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 जो है ये कह रहा है कि k की पावर को अगर हमें 1 से बढ़ाना है तो इसमें से कौन सा तरीका जो है वो सही है। तो आपको पता चल गया होगा, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का बी, यानी k और ये पावर का साइन होता है, तो इस तरीके से हम k की पावर को 1 से बढ़ा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। ठीक है, पाइथन में कौन सा वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि इंटीजर डिवीजन। ये इंटीजर डिवीजन के लिए होता है और ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है कि विच मोड क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो कौन सा ऐसा मोड है जो कि फाइल को क्रिएट कर देगा। जैसे अगर राइट मोड में हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या करेगा, न्यू फाइल क्रिएट भी कर देगा। और इसी तरह से अपेंड मोड भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ए एंड सी जो है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो अगर इसका हम यूज़ करेंगे तो फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी, जबकि रीड मोड में ऐसा नहीं है, रीड मोड में हमें एरर मिलेगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में यहाँ पर नमपाई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो सही आंसर है न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन ये होता है नमपाई का पूरा नाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 ये फाइल हैंडलिंग से है और यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीड इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट अगर एफ है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है एफ नाम का, इसमें पूरी फाइल है। ठीक है, फाइल का ऑब्जेक्ट आपको पता है इसके बारे में। तो अगर सारा कंटेंट हमें रीड करना है तो क्या यूज़ करेंगे, तो इसका सही आंसर है बी, एफ डॉट रीड। ठीक है, एफ डॉट रीड मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इससे क्या होगा कि सारा कंटेंट जो है वो रीड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में यहाँ पर हमें इसका आउटपुट बताना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 5 है और लूप यहाँ पर लगाया गया, कंडीशन दी गई n ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर अभी n ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, लूप चलेगा, n-1 होगा, यानी n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। और 4 होने के बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होगी और फिर उसके बाद कंडीशन यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई नहीं होगी फर्स्ट टाइम में, क्योंकि n की वैल्यू अभी 4 है। क्लियर है, तो ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा है ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है, लेकिन जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये लूप के अंदर है, ये इफ़ के अंदर नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए, प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये कहाँ है, ये लूप के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि n जो है वो प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में क्या प्रिंट होगा, 4। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 5 थी, लेकिन प्रिंट होने से पहले ही यहाँ पर ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 4। और इसी तरह से लूप चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, अब की बार 3 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब अभी 4 है तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 प्रिंट होगा, यानी कि ये हो गया 3। और फिर उसके बाद क्या होगा, 2। जब बारी 2 की होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कंडीशन चलेगी, n = 2, और यहाँ पर ये स्किप हो जाएगा, कंटिन्यू लगा हुआ है आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पर n की वैल्यू हो चुकी होगी यहाँ पर 1। ठीक है, तो 1 होगा तो प्रिंट यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 प्रिंट हो जाएगा। 0 क्यों प्रिंट होगा आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि n की वैल्यू जब 1 होगी, ठीक है, तो 1 होगी तो लूप अंदर आएगा और यहाँ पर n की वैल्यू -1 हो जाएगी, इस वजह से n की वैल्यू 0 भी प्रिंट होगी। और अगर पहले प्रिंट किया जाता, बाद में डिक्रीज किया जाता तो 0 प्रिंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर 4310 इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर बी है। आप इसको रन करें, समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है और इसके बारे में हमने सब पढ़ रखा है पूरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, हायरार्की इन द स्यूडो कोड कैन बी शोन बाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इंडेंशन। इंडेंशन का यूज करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड व्हाइल डैश, यानी सीक्वेंस लॉजिक जो है वो किसमें यूज नहीं होता। ठीक है, सीक्वेंस लॉजिक होता क्या है, तो देखिए अगर हम एक एल्गोरिदम का एग्जांपल लें तो एल्गोरिदम में क्या होता है कि जैसे प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद नंबर को रीड किया गया, प्रोसेसिंग हुई और फाइनली आउटपुट आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप जो आपका प्रोग्राम है वो डाउन की तरफ जा रहा है, तो ये होता है सीक्वेंस लॉजिक। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में सारा काम हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर बात की जाती है कंपेयरिंग टू डेटा वैल्यू, यानी दो नंबर को जब कंपेयर किया जाता है तो ये मतलब एक तरह से हो गया डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सब्ट्रैक्टिंग 2 नंबर एंड एडिंग 2 नंबर दोनों का एक ही मतलब है और प्रोवाइडिंग आउटपुट ये भी वही चीज़ है। तो ये तीनों जो है वो सीक्वेंस लॉजिक है, लेकिन कंपेयरिंग टू डेटा वैल्यू ये सीक्वेंस लॉजिक में नहीं आता, बल्कि जो कंपेयरिंग टू डेटा वैल्यू होता है तो ये आता है प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिशन और ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सीक्वेंस लॉजिक होते हैं और कंपेयरिंग टू डेटा वैल्यू जो होता है ये प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंतर्गत आता है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में यहाँ पर एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर क्या है, टपल है। तो यही पूछा जा रहा है ये क्या है। तो देखिए ये इसका सही आंसर है ए, यानी लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक है, टपल्स की क्या है, एक लिस्ट है और बाकी यहाँ पर सारे जो ऑप्शन है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या है, ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा जा रहा है पाइथन डैश में लिखा गया है। तो सही आंसर है सी लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो 75 का सही आंसर क्या है, बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में यहाँ पर हमें आउटपुट बताना है और इसमें क्या हुआ है कि एक टपल 1 नाम की एक टपल बनाई गई है और उस टपल में यहाँ पर पॉप मेथड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर पॉप किया गया है 2 को और फिर उसके बाद टपल 1 को प्रिंट किया गया है। तो आउटपुट में क्या आएगा। ठीक है, तो अगर आप सोचें कि यहाँ पर जो 2 है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि जो पॉप मेथड होता है वैल्यू को रिमूव कर देता है, तो यहाँ पर 5176 ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो टपल होती हैं वो क्या होती हैं, वो इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का कि उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज नहीं कर सकते, इसमें यह भी आ जाता है कि एक बार टपल बनने के बाद ना ही हम किसी आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं, ना ही उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, ना ही उसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पॉप मेथड होता है वो लिस्ट में यूज होता है और लिस्ट का जो लास्ट आइटम होता है वो रिमूव होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर कोड लिखा है और चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है और यहाँ तक इतना स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर है जिसके अंदर लूप भी लगा है। डायरेक्टली यहाँ से फंक्शन कॉल किया गया। तो जब हमने फंक्शन कॉल किया तो एक वैल्यू हमने जेड भेजी और दूसरी हमने 3 भेजी। ठीक है, तो जो जेड है वो बी में जाएगा, जो 3 है वो एन में जाएगा। फिर यहाँ पर एन को चेक किया गया, एन ग्रेटर देन 0, तो बिल्कुल एन ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर लूप चलेगा और प्रिंट बी, यानी बी को प्रिंट कर देगा। तो यानी जेड जो है बी में है तो बी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और इंड होगा यहाँ पर ये मतलब ब्लैंक से। ब्लैंक से मतलब कि आपको पता है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन दे देता है, लेकिन इस कंडीशन में इंड होगा यहाँ पर ये विदाउट स्पेस से। ठीक है, मतलब स्पेस नहीं होगा यानी न्यू लाइन नहीं होगी। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक बार जो है वो जेड प्रिंट हो जाएगा। फिर n-1, तो यहाँ पर n-1 होगा और n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, लेकिन लूप अभी भी चलेगा और एक बार फिर से जेड प्रिंट होगा। फिर यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और 1 होगा तब भी ये प्रिंट होगा, यानी जेड जो है वो 3 बार प्रिंट होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद ये प्रिंट नहीं होगा। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 78 का जेड है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें सिंगल या डबल कोट इसलिए नहीं है क्योंकि सिंगल वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट किया गया बिना स्पेस से। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है। तो क्वेश्चन नंबर 79 में यहाँ पर कह रहा है कि द कनेक्टर सिंबल फॉर फ्लो चार्ट इज, यानी कि कनेक्टर सिंबल जो होता है वो मतलब क्या होता है, डायमंड होता है, पैरेललोग्राम होता है या सर्कल होता है। तो सही आंसर है सर्कल। ठीक है, जो सर्कल होता है इस तरीके से ये कनेक्टर सिंबल होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, 79 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज़ अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन रेफर्स टू एज, यानी कि जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल सा आंसर है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन से है। तो यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ, या फिर अ फंक्शन दैट कॉल अनदर फंक्शन, या बोथ एंड बी और नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। ठीक है, जो अपने आप को ही कॉल करता है उसे हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर ये भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, विच फंक्शन इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट 5 इन द लिस्ट 1, यानी कि लिस्ट 1 में अगर हमें 5 को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, सम से, ऐड से, अपेंड से, या फिर ऐड एलिमेंट से। तो इसका सही आंसर क्या है, अपेंड मोड। ठीक है, लिस्ट 1 डॉट अपेंड। तो इससे क्या होगा, जो हमारा 5 एलिमेंट है वो लिस्ट 1 में ऐड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या है, सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 ये नंपाई से है। यहाँ पर नंपाई को इंपोर्ट किया गया, एक एरे बनाई गई और उस एरे प्लस मतलब एरे में +1 कर दिया गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा आउटपुट इसका। ठीक है, तो देखिए जब हम एरे +1 करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो 1 है, यानी ये जो इंटीजर नंबर है, ये सभी नंबर के साथ एक एक करके ऐड होगा। चूंकि यहाँ पर हमने प्लस ऑपरेटर लगा रखा है तो ऐड होगा। तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पर 1 + 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एरे और इसका इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 पर क्या होगा, देखिए 0 और 1 यानी 2 होगा। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84।
क्वेश्चन नंबर 84, इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो किस फॉर्मेट में डेटा को या इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखती हैं, कंटेन करती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सेम फॉर्मेट। जो बाइनरी फाइल होती हैं वो डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में ही सेव रखती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन, तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि .py। पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है .py होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 में डेबिगिंग सॉफ्टवेयर में डैश को ठीक करने की प्रक्रिया है, यानी डेबिगिंग जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रोसीजर होता है, फंक्शन होता है, बग होता है या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बग, यानी कि बग को सही करना ही डिबगिंग कहलाता है या डिबग कहलाता है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 86 का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अगला क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 जो है वो डिक्शनरी से है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में की इज इक्वल टू टाइगर के लिए की वैल्यू पेयर को डिलीट करेगा, यानी कि जिसकी की टाइगर है, जिसकी की टाइगर है उसके की और वैल्यू दोनों को अगर डिलीट करना है उसके पेयर को, तो कैसे डिलीट करेंगे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है डेल कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, डेल डिक्ट और उस की का नाम यानी टाइगर। तो यहाँ पर क्या होगा? टाइगर और ये वाइल्ड, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, की और वैल्यू एक साथ डिलीट होगा। ठीक है, तो इसका सही स्टेटमेंट क्या है? ए, क्वेश्चन नंबर 87 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में यहाँ पर ये फिर से डिक्शनरी से क्वेश्चन एक बार है और यहाँ पर डी इज इक्वल टू और ये पूरी डिक्शनरी है और यहाँ पर D1 और इसको इंडेक्स के जरिए प्रिंट किया गया है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो डिक्शनरी होती हैं, डिक्शनरी में हम उसको इंडेक्स के जरिए प्रिंट नहीं कर सकते, इंडेक्स के जरिए प्रिंट नहीं कर सकते, हम उसे डायरेक्टली की से या फिर इटरेबल ऑब्जेक्ट यानी लूप वगैरह लगा के प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, यानी कि एरर आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें एरर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, पाइथन लैंग्वेज में कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो इंडेंशन के जरिए हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं या लूप चला रहे हैं, तो हम इंडेंशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 में यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि पावर का फंक्शन है और यहाँ से 2 बार ये फंक्शन कॉल किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें 2 आर्गूमेंट है, पहला x और दूसरा y। y जो है ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट के बारे में आपको पता है। तो जब फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल किया गया तो यहाँ पर 3 पास किया गया जो कि x में स्टोर होगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि 3 की पावर 2 निकालेगा, जिस हिसाब से ये फंक्शन लिखा गया है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 निकालेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 की पावर 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 प्रिंट होगा। सेकेंड टाइम में क्या होगा कि हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें पास कर दी। ठीक है, तो 3 की पावर 3 यहाँ पर आएगा और 3 की पावर 3 का मतलब यहाँ पर 27 आएगा। तो रिजल्ट इसका क्या होगा? यहाँ पर बी, इसका सही आंसर होगा बी। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 91, द कंटेंट्स इनसाइड द फॉर लूप आर सेपरेटेड बाई। तो इसका सही आंसर है कॉलन। ठीक है, कॉलन से जो है वो सेपरेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, यानी परमानेंटली जो है वो डेटा कहाँ पर स्टोर होता है? ठीक है, एक वेरिएबल में या एक फाइल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 92 का? बी, यानी कि एक फाइल में। वेरिएबल में जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। ठीक है, वेरिएबल डायनेमिक होता है, तो जो पूरा डेटा है वो हमारा फाइल में जो है वो परमानेंटली सेव रहता है। और फाइल कहाँ सेव होती है? किसी मेमोरी में, हार्ड डिस्क या SSD जिसमें भी हो। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 93, एक डैश सूचना को मानव पठनीय अर्थात आस्की या यूनिकोड वर्डों की एक स्ट्रीम के रूप में संग्रहित करता है। तो इसका सही आंसर है टेक्स्ट फाइल। जो टेक्स्ट फाइल होती हैं वो आस्की या फिर यूनिकोड में स्टोर होती हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल बाइनरी में ही होती हैं। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या था? ए, टेक्स्ट फाइल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 नंपाई से है और यहाँ पर इस एरो को डिक्लेयर करके यहाँ पर इसका एंडिम यानी कि एंड डायमेंशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर है वो क्या है? बी, यानी कि 1। आपको पता है, हमने बताया था इसका डायमेंशन जो है ये क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, तो पाइथन में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन कौन कौन से हैं? तो काउंट, स्ट्रिप, अपर तीनों ही है। तो आपको पता चल गया होगा। इसका सही आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अगला क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में निम्नलिखित स्टेटमेंट में एफ क्या है? एफ वैसे तो देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें एफ का मतलब होता है फाइल ऑब्जेक्ट। एफ ये क्या है? मतलब एफ का मतलब फाइल ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि एफ जो है ये फाइल ऑब्जेक्ट है। इसमें फाइल ओपन की गई है। ठीक है, ये फाइल का एक ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा फाइल हैंडल। ये क्या है, फाइल हैंडल बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर 96 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर डैश, बेटर प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइज कोडिंग या फिर सिस्टमैटिक टेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तीनों के लिए ही हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में यहाँ पर ये वेरिएबल से क्वेश्चन है। इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफाइन एज वेरिएबल, यानी कि इसमें से कौन सा एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है ट्राई। ट्राई जो है ये एक रिजर्व कीवर्ड है, इसका यूज हम वेरिएबल में नहीं कर सकते। आप सोचेंगे यहाँ पर तो है लेकिन इसमें अंडरस्कोर लगा हुआ है आगे, और ये वैल्यू तो कीवर्ड होता ही नहीं है, और इसमें भी अंडरस्कोर लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है ये आगे और पीछे सिंगल अंडरस्कोर रख सकते हैं लेकिन डबल डबल नहीं रख सकते। इस टाइप से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और मिला था, लेकिन उसमें क्या था कि डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ था, तो वो गलत है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, विच फंक्शन इज यूज टू राइट डेटा इन बाइनरी मोड, ठीक है। अगर हमें बाइनरी मोड में डेटा को राइट करना है तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर है सी, डंप, ठीक है। डंप फंक्शन का यूज करके हम डेटा को बाइनरी मोड में राइट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाकी हमने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में भी हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उस वीडियो का जो लिंक है वो अभी जस्ट इसके बाद आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, या फिर UPSS यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 में यहाँ पर कोड दिया गया है और इस कोड को हम रन करते हैं। चलिए फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन दी गई है इफ़ ट्रू और ट्रू। तो यहाँ पर आपको बताया हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ट्रू का मतलब यहाँ पर ये दोनों ही ट्रू हैं, तो अगर दोनों ही ट्रू हैं और बीच में और ऑपरेटर लगा है, अगर एंड भी लगा होता तब भी यहाँ पर ट्रू ही था, तो ये इफ़ कंडीशन क्या है, ये इफ़ कंडीशन चलेगी। देखिए पहले तो यहाँ पर ये इफ़ लगा है और ये वाला जो इफ़ है ये इसके अंदर है, और ये जो एलिफ है आई थिंक इसी के अंदर है, ठीक है। और ये जो एल्स है ये तीनों एक हैं, ठीक है, ये तीनों एक हैं। और ये लास्ट वाला जो एल्स है वो इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 2 एल्स लगे हुए हैं ना, तो अगर 2 एल्स लगे हैं तो ये वाला जो पूरा ये हमारा स्टेटमेंट बनाता है नेस्टेड इफ एल्स का। ये इफ़, ये एलिफ और ये एल्स, और बाकी ये वाला इफ़ है और कि यहाँ पर ये लास्ट वाला, ये दोनों पेयर में है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला इफ़ चल जाएगा, इसका मतलब ये एल्स तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक चल गया, इफ़ चल गया। अब इफ़ चलेगा तो अंदर क्या होगा, देखिए फिर से यहाँ पर फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है समझिए, यहाँ पर एंड ऑपरेटर और यहाँ पर और ऑपरेटर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो फॉल्स एंड ट्रू, तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा है जिसमें एक फॉल्स एक ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉल्स ही माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर फिर और ऑपरेटर लगा है, फिर फॉल्स है, तो इधर भी फॉल्स हो गया, बीच में और ऑपरेटर, तो ये इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब एलिफ रन होगा तो एलिफ में क्या है, फॉल्स एंड फॉल्स है, तो फॉल्स एंड फॉल्स का फाइनल क्या हुआ, फॉल्स ही हुआ। फिर उसके बाद और ट्रू है, तो और ट्रू है, इसका मतलब कि यहाँ से ये ट्रू है और ये फॉल्स है, बीच में और ऑपरेटर है, तो इसका फाइनल क्या निकलेगा, ट्रू ही निकलेगा। तो इसका क्या निकला, ट्रू। और फिर यहाँ पर जब ट्रू निकला तो एंड ट्रू, तो यहाँ पर दोनों का क्या निकलेगा, ट्रू ही निकलेगा। तो फाइनली ये वाली इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और प्रिंट हो जाएगा बी। क्या प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, बी ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर बी है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल जो है ओ लेवल M3 R5 के 100 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हमने इसकी PDF भी प्रोवाइड की है और ये लास्ट में आंसर शीट भी है, ठीक है। तो M3 R5 में यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, वो क्या है कि जैसे यहाँ पर ये जो हमारा M3 R5 का पेपर था, ये था हमारा बुकलेट सीरीज 12 का, लेकिन हमने अलग अलग बुकलेट सीरीज उठा करके देखी है, तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं मिला जो कि न्यू हो, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चन को ही लेकर के उसके 4 या 5 जितने भी सेट बने हों उतने सेट बना दिए गए हैं, सिर्फ उनकी नंबरिंग चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नहीं लगता कि हर बुकलेट सीरीज को हमें पढ़ाना पड़ेगा, कोई भी हो, ओ लेवल M3 ही नहीं बल्कि M1 M2 M4 जो भी हैं सभी में 100 क्वेश्चन को लेकर के ही उसके 3 से 4 सेट बना दिए गए हैं। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक एक सेट भी सॉल्व कर लेते हैं जनवरी 2023 एग्जाम का, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर M3 R5 का ये कंप्लीट हो गया। बाकी हम अगली वीडियो में M4 या फिर M1 जो भी बचा है उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।